हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के टेस्ट पेपर करने वाले हैं और आज हम चेतन मीणा इंस्टीट्यूट के टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये चेतन मीणा इंस्टीट्यूट के टेस्ट का जो है टेस्ट 7 है। टेस्ट 7 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि ज्योग्राफी ऑफ एमपी है। तो ज्योग्राफी ऑफ एमपी है, मध्य प्रदेश का भूगोल है ये। यहाँ पे मध्य प्रदेश की भूगोल का 100 क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा टेस्ट को देखिएगा और अगर टेस्ट आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मिलते हैं। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये कैसे वन होते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनको पतझड़ वन कहते हैं या इन्हें जो है वो मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इनको पतझड़ वन या मानसूनी वन जो है इनको कहा जाता है। यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जो मुख्यतः वृक्ष होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वो सागौन हो गए, साल हो गए, शीशम हो गया, इसके अलावा जो है वो चंदन हो गया, महुआ हो गया, ये सभी जो हैं वृक्ष ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जिलों में ये मिलते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के जिले हैं इसमें सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इन वनों की जो लकड़ियाँ होती हैं दोस्तों, ये लकड़ियाँ जो हैं वो फर्नीचर के काम में या इमारती लकड़ियाँ होती हैं। जैसे इसमें सागौन जो है सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। पूरे भारत में अगर हम देखें तो पूरे भारत में जो सागौन के वृक्ष हैं वो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और इसकी लकड़ी की एक विशेषता है कि इसमें जो है वो दीमक नहीं लगते हैं। तो इसमें दीमक न लगने की वजह से ये काफ़ी महंगी लकड़ी होती है और इसका जो है फर्नीचर में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पे जो है सागौन के घने वन पाए जाते हैं। तो जो सागौन के घने वन पाए जाते हैं दोस्तों वो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा। यहाँ पे जो है सागौन के घने वन पाए जाते हैं। और देखिए ये जो मंडला है, बालाघाट है, सीधी। तो जो मंडला, बालाघाट, सीधी है यहाँ पे साल के घने वृक्ष पाए जाते हैं। तो भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ यहाँ पे जो है ये मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ में जो है यहाँ पे मिश्रित वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, तो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पे है, तो ये है बालाघाट में। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है वो बालाघाट में है। और ये वनों का प्रबंधन करने के लिए, उनका व्यवस्थापन करने के लिए और उनका जो शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, तो ये है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए जो मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1974 में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 1974 में पारित हुआ था। और देखिए जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम है ये कब आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया था, तो ये भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया था 1972 में। और इसी के एवज में जो है मध्य प्रदेश जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 पारित किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम क्या है। तो जो उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं कौन से वृक्ष हैं, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि सागौन के वृक्ष में क्या होता है ना कि यहाँ पे दीमक नहीं लगते हैं, इसलिए ये लकड़ी जो है सबसे अच्छी होती है। तो इसका सही जवाब जो है वो ये हो जाएगा, सागौन। और सागौन का देख लेते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम है, सागौन का बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका बॉटनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस जो है इसका बॉटनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। और ये कैसा वृक्ष है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जहाँ पे वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमने पीछे देखा था होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला, ये सभी जो एरिया है
वो सागौन वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, खैर वृक्ष से क्या निकलता है। तो खैर वृक्ष से क्या निकलता है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो खैर से जो है वो कत्था की प्राप्ति होती है, सही जवाब इसका जो है डी हो जाएगा, खैर वृक्ष से कत्था मिलता है। और कत्था, ये जो कत्था बनाने का कारखाना है ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शिवपुरी और बानमोर, ये ध्यान रखिएगा, शिवपुरी और बानमोर मुरैना, बानमोर मुरैना में जो है ये कत्था बनाने का कारखाना जो है ये स्थित है। और ये जो कत्था बनता है दोस्तों ना, जो खैर वृक्ष है, खैर वृक्ष के जो बीच की लकड़ी होती है जिसको हर्टवट कहा जाता है, इसको जो है हर्टवट कहा जाता है, और इसी से जो है कत्था बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन परियोजना का किसकी सहायता प्राप्त है। देखिए जो मध्य प्रदेश में वन परियोजना संचालित है वो किसकी सहायता से संचालित है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। देखिए जो मध्य प्रदेश वन परियोजना चलाई जा रही है ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 24 जुलाई 1975 को, इसका सही जवाब जो है दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए वनों के संरक्षण, संवर्धन व वृद्धि व उसके समुचित दोहन के उद्देश्य से जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना किया था। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं, इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में अधिकतम साल और सागौन के पेड़ हैं और इन पेड़ों की कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है। तो देखिए इसकी जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनके व्यापक पत्ते होते हैं। तो जो साल और सागौन के पेड़ होते हैं दोस्तों इनके जो है व्यापक पत्ते होते हैं। थोड़ा सा और विशेषता देख लेते हैं। देखिए साल और सागौन के जो वृक्ष होते हैं ये कैसे वृक्ष है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पत्ते वृक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ये वृक्ष हैं। और इनके ये जो सागौन का वृक्ष है ये भारत में कहाँ से आया था, तो ये म्यांमार देश से भारत में लाया गया था। और बाकी तो हमने विशेषता पीछे ही सागौन वृक्ष की देख लिया था, इसमें दीमक नहीं लगते हैं। और सागौन के वृक्ष में जो पॉलिश होता है वो जल्दी चढ़ता है जिससे ये बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखता है, इसलिए इसका जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम 11 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है ना वो सदाबहार वन नहीं पाए जाते, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। इसके अलावा जैसे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो गया, उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया, ये सभी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए जो सदाबहार वन होते हैं इनकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। देखिए जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं ये जहाँ पे अत्यधिक आर्द्रता होती है, जहाँ पे जो है वो अत्यधिक आर्द्रता होती है वहाँ पे ये वन जो है वो उगते हैं। और वहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों, वार्षिक वर्षा जो है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और जहाँ की जो आर्द्रता है वो 70% से ज़्यादा हो, वहाँ पे वन उगते हैं। ये वन जो है अधिक ही सघन होते हैं, बहुत डेंस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। जैसे भारत का असम हो गया, अरुणाचल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, सह्याद्री हो गया, पश्चिमी घाट का नीलगिरी पहाड़ियों पर यहाँ पे जो है ये सभी सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी हमने पीछे डिस्कस किया कि भारत में ही जो सबसे अधिक सागौन के वृक्ष हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन ने पूछ रहा कि मध्य प्रदेश में ये कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, तो कितने प्रतिशत भाग पर जो है सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये लगभग मध्य प्रदेश के 20% एरिया पे पाए जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के लगभग 20% एरिया पे पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष। सागौन का बॉटनिकल नेम क्या है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो भारत के किस राज्य में जो सागौन के वन का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, तो ये मध्य प्रदेश, डिस्कस कर लिया पीछे हमने, सही जवाब इसका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों के जंगल कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो उत्कृष्ट सागौन के वृक्ष हैं इसके जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये रातापानी बाघ अभ्यारण्य में, डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। रातापानी बाघ अभ्यारण्य में जो है सागौन वनों के जो है जंगल पाए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे जिसका विस्तार है पीछे ही हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, यहाँ सभी पे जो है ये सागौन वृक्षों के जंगल पाए जाते हैं।
रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये रायसेन में है, ये भी ध्यान रखिएगा, रायसेन जिले में है ये, और यहाँ पे जो है सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कुल्लू गोंद का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए गोंद, थोड़ा गोंद के बारे में देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ना जो टोटल 2 प्रकार के गोंद पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में जो है वो ना वो 2 प्रकार के गोंद पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? तो एक का देखिए नाम तो दिया ही है, कुल्लू गोंद, एक जो है वो कुल्लू गोंद है, और दूसरा जो है वो है अरेबिक गोंद, दूसरा जो है वो है अरेबिक गोंद। देखिए जो कुल्लू गोंद है इसका जो प्रयोग किया जाता है ये बेकरी उद्योग में किया जाता है, केक वगैरह बनाने में, तो ये बेकरी उद्योग में जो है इसका प्रयोग होता है। और अरेबिक गोंद है इसका जो प्रयोग होता है वो मिठाई बनाने में होता है, तो मिठाई बनाने में जो है अरेबिक गोंद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कुल्लू गोंद का, तो ये बेकरी उद्योग में, तो ये इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और गोंद जो है ये बबूल हो गया, अचार हो गया, कुसुम हो गया, इन सभी वृक्षों से जो है ये प्राप्ति इसकी की जाती है, और यह छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी जिले में अधिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य क्या नहीं है ये बताना है। तो देखिए पहला है कि औषधि पौधों की खेती के लिए अनुदान देना, तो बिल्कुल ये अनुदान देता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि औषधि पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, वर्कशॉप का आयोजन करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है औषधि पौधों की नर्सरी तैयार करता है, जो मध्य प्रदेश औषधि पौधा मिशन है ये बिल्कुल नर्सरी भी तैयार करता है। फोर्थ है औषधि पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री। देखिए ब्रांडिंग और बिक्री जो है ये औषधि पौधा मिशन का कार्य नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए जो मध्य प्रदेश औषधि पौधा मिशन है इसका जो प्रारंभ किया गया था, इसका प्रारंभ 2008-9 में किया गया था, और इसका जो लक्ष्य है ये हमने देख लिया, ये अनुदान देता है, वर्कशॉप का आयोजन करता है, और इसके अलावा जो है नर्सरी तैयार करता है, और खेती के लिए जो है किसान को जो है प्रशिक्षण भी देता है ये औषधि पौधा मिशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए महुआ का बोटेनिकल नेम पूछ रहा है, तो महुआ का जो बोटेनिकल नेम है वो है मधुका लोगिफालिया, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है मधुका लोगिफालिया, और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो जो कच्ची शराब होती है जिसको गपई कहा जाता है, और औषधि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? तो जैव विविधता विभाग का गठन जो है मध्य प्रदेश में कब किया गया? तो ये किया गया था 2001 में, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए जो जैव विविधता विभाग का गठन है 2001 में मध्य प्रदेश ने किया था, और ये देश का पहला राज्य बना था जैव विविधता विभाग गठित करने वाला। और जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया था? तो 2005 में जो है वो जैव विविधता बोर्ड का गठन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों में हित अधिनियम में लाया गया था। तो आदिम जनजातियों का संरक्षण जो एक्ट लाया गया था ये कब आया था? तो ये लाया था 1999 में, ये इसका सही जवाब होगा, ये 1999 में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है। तो कौन सी नदी है जिसका जल चुलिया झरने में गिरता है? तो ध्यान रखिएगा जो चंबल नदी है इसका जल जो है चुलिया झरने में गिरता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी का जो ओरिजिन होता है वो महू से निकलती है, और ये राजस्थान के कोटा संभाग में भैंसा रोड के निकट जो है 18 मीटर ऊंचाई से जो इसका जल है वो चुलिया झरने में गिरता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो कुंवारी नदी है ये शिवपुरी के पठार से निकलती है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जो कुंवारी नदी है इसका जो उद्गम है वो शिवपुरी के पठार से होता है, और ये जो कुंवारी नदी है दोस्तों ये सिंध की सहायक नदी है। तो ये जो है ये सिंध की सहायक नदी है जो भिंड जिले की लाहौर तहसील में सिंध में जो है ये मिल जाती है, तो ये भिंड के पास जो है ये सिंध में जो है ये मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी के अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मध्य प्रदेश में किस नदी से जो है अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है वो शिवना नदी से प्राप्त हुई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो इसका सही जवाब डी, इसका सही जवाब हो जाएगा शिवना। तो शिवना नदी से जो है वो अर्धनारीश्वर की
जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। 2.5 फीट की ऊंची मूर्ति है ये, और 2000 में इसका खुदाई हुआ था, इसी समय जो है ये मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, पुराणों में वैनगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो वैनगंगा नदी है उसको पुराण में किस नाम से जाना जाता है? देखिए वैनगंगा को बेवा, दीदी और बया, इन सभी नामों से जाना जाता है पुराणों में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। और देखिए ये जो वैनगंगा नदी है ये मध्य प्रदेश के सिवनी तथा बालाघाट जिले में बहने वाली नदी है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिवनी और बालाघाट जो जिला है वहाँ पे जो है ये नदी बहती है, और इसका जो है पुराणों में नाम बेवा, दीदी, बैवा, ये सभी नाम जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? तो कौन सी नदी है जो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा जो है वो बेतवा है। इसको बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, और इसको जो है देखिए मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो इसको जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन ये प्रदूषण के आधार पे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के आधार पे जो है मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। और बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये रायसेन जिले से जो है ये नदी निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकांश हिस्सों में होकर बहती है, इसलिए जो है इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, वह नदी जिसे भगवान शिवपुत्री कहा जाता है? तो शिवपुत्री कौन है? तो ये है नर्मदा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है इनको शिवपुत्री कहा जाता है। और नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, और ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी है अमरकंटक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, देनवा नदी की जीवन रेखा नदी है? तो जो देनवा नदी है ये किसकी जीवन रेखा है? तो ध्यान रखिएगा, देनवा नदी जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देनवा नदी जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। देखिए जो देनवा नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो भी ध्यान रखिएगा, ये जो है नर्मदा की सहायक नदी है, और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद जिले में जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, राजसी राणे जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो राजसी राणे जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये जो है केन नदी पे स्थित है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। राजसी राणे जो जलप्रपात है ये केन नदी पे स्थित है, और ये छतरपुर जिले में है। तो ये जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये छतरपुर जिले में जो है ये जलप्रपात स्थित है। और 2017 में जो है देश के पसंदीदा वाटरफॉल श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से जो है इसको नवाजा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अधिकांश नदियों का समापन होता है? देखिए जो नर्मदा और ताप्ती है इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां हैं वो कहाँ पे समापन होता है? क्या वो डायरेक्ट समुद्र से मिलती हैं या किसी अन्य नदियों में मिल जाती हैं? देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, वो दूसरी अन्य नदियों में जो है वो मिल जाती हैं, डायरेक्ट उनका जो है वो समुद्र से मिलन नहीं हो पाता है। और नर्मदा और ताप्ती ये जो दो नदियां हैं ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। भी ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों नदियां हैं ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, और खंभात की खाड़ी में जो है ये एस्चुरी बनाते हुए गिरती हैं दोस्तों। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इनके अलावा जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, केन, तामसा, सोन नदी, गंगा, यमुना, ये सभी जो है ये अपवाद अंतर में मिल जाते हैं, डायरेक्ट जो है इनका समुद्र में मिलन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से क्या संबंधित है ये बताना है। देखिए यहाँ पे हटनूर बांध है, स्वाली नदी बंदरगाह है, और पारसडोह बंदरगाह है। तो ये तीनों जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है सभी ताप्ती नदी से संबंधित है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी जो है ये बैतूल जिले के मुल्ताई से ये नदी निकलती है। इसका उद्गम जो है वो ताप्ती नदी के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। और ताप्ती नदी पे जो है हटनूर बांध है। हटनूर बांध कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। हटनूर बांध जो है महाराष्ट्र में है। पारसडोह बांध कहाँ पे है? तो पारसडोह बांध जो है ये बैतूल में है, इसी नदी पे जो है स्थित है। और स्वाली नदी बंदरगाह कहाँ पे है? तो जो स्वाली नदी बंदरगाह है ये है गुजरात में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? तो नर्मदा कुंड जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अनूपपुर जिले जो अमरकंटक का एरिया है वहां पे स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो मैकाल श्रेणी से कौन कौन सी नदियां जो है वो निकलती हैं? तो देखिए यहाँ से जो है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम जो है वो मैकाल श्रेणी से होता है। और जिसमें देखिए जो सोन नदी है, सोन नदी जो है, देखिए ये नर्मदा को हमने देखा ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है ये। और सोन नदी जो है ये पटना के समीप, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये पटना के समीप जो है ये गंगा में मिल जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पटना के समीप जो है ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पहसारी बांध कहाँ पे स्थित है? पहसारी बांध कहाँ पे स्थित है? देखिए जो पहसारी बांध है ये ग्वालियर जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। ये ग्वालियर जिले में जो है वो मोवर नदी पे स्थित है। तो भी ध्यान रखिएगा, मोवर नदी, तो मोवर नदी पे जो है ये पहसारी बांध जो है वो स्थित है और ये ग्वालियर जिले में है। और ग्वालियर में जो जल आपूर्ति होती है ये इसी बांध से होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो नर्मदा द्वारा जो गठित जल निकासी व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो जो इसकी जल निकासी व्यवस्था है वो अनुगामी है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। अनुगामी व्यवस्था को ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसकी जो अधिकांश नदियां होती हैं, जो अनुगामी में होता है क्या, जो अधिकांश नदियां होती हैं वो उसके समानांतर बहती हैं, क्योंकि जो नर्मदा है ये एक भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है, इसलिए उसकी जो अधिकांश नदियां हैं वो उसी के जो है समानांतर प्रवाहित होती हैं, जिसे अनुगामी व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। सौसर, सकोली, चिल्पी श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? तो जो सौसर है, सकोली है, चिल्पी है, ये जो श्रेणियां हैं ये सभी जो धारवाड़ क्रम से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, धारवाड़ क्रम से संबंधित हैं। और ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये बेसिकली कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा, बालाघाट और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो जो चंबल घाटी है मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में आता है? तो ये देखिए मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है चंबल घाटी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। ये मध्य भारत पठार की स्थित है और ये जो पठार है वो दक्षिण में मालवा का पठार, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि और उत्तर में यमुना के मैदान और पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा हुआ है। और ये जो चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वो भिंड हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, इन सभी जिलों में जो है वो स्थित है मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? तो ये मध्य भारत के पठार जो हमने डिस्कस किया, इसकी जो नदियां हैं वो किस दिशा में बहती हैं? तो ये उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती हैं। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में जो है मध्य भारत पठार की नदियां जो है वो बहती हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो मालवा पठार का जो सबसे गर्म महीना होता है वो मई का होता है। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। मई का महीना जो सबसे गर्म महीना होता है। इस महीने का जो औसत तापमान होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। देखिए जो मध्य प्रदेश जो है इसमें जो उपजाऊ घाटी और रोलिंग जो पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है वो बुंदेलखंड का एरिया कहा जाता है। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। देखिए बुंदेलखंड जो है ये मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के उत्तर में जो उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में भी है और वर्तमान भौतिक शोधों के आधार पर बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इसकी सीमाएं जो है ये इस प्रकार आधारित की गई हैं, जैसे जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणियां और उत्तर पश्चिम में चंबल हो गया, दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है। तो इनको जो है वो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मालवा पठार की जो पहाड़ियां हैं उनको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अधिक ऊंचाई है वो है सिगार चोटी की। सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो है वो 881 मीटर है। इसके बाद जो है वो जाना पाव की है। जाना पाव की कितनी है? तो 854 मीटर है। और उसके बाद आती है धजारी की। धजारी की कितनी है? तो 810 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जो है वो धजारी की है, फिर जाना पाव की है, फिर सिगार की। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो महादेव उपक्रम है, जो महादेव की पहाड़ियां हैं, उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जो है पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है रीवा पन्ना पठार के बारे में विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। तो जो देखिए रीवा पन्ना पठार है, मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का यह 10.36% है रीवा पन्ना का पठार। और इस पठार में टोंस, बिछिया, केन नदियां जो है प्रवाहित होती हैं और इस पठार में जो है वो चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों ही जो है वो हीरा पन्ना पठार के बारे में बता रहे हैं। तो तीनों ही सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 41 का हो जाएगा, डी सही जवाब। उपरोक्त सभी जो है वो हीरा पन्ना पठार से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में टोटल जो है वो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है वो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? देखिए जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, जिसमें उत्तर का मैदान हो गया, विंध्याचल का पहाड़ी भाग हो गया, नर्मदा की घाटी हो गई और मालवा का पठार हो गया। तो ये 4 भागों में जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो अतितापीय क्रम में आता है, हाइपरथर्मल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो जलवायु के क्रम में बताना कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो देखिए पहला है कि मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। सेकेंड है इसमें कि ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो है ग्वालियर जो है वो गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। और थर्ड है मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो मध्य प्रदेश की जलवायु तो बेसिकली मानसूनी जलवायु है, परंतु यहाँ पे जो वर्षा प्राप्त होती है वो अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों से ही प्राप्त होती है। डी है राज्य के लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। देखिए राज्य की जो लगभग 50% नहीं, बल्कि ये ध्यान रखिएगा, बल्कि 80 to 90% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ये कथन सही नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। और देखिए जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं, जहाँ पे औसत वर्षा सर्वाधिक होती है, वो है बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला। और जो मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा होती है, तो न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो न्यूनतम वर्षा जो है वो गोहद में होती है। ये कहाँ पे है? तो ये भिंड जिले में है, गोहद, वहाँ पे जो है न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है। दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि क्या है? तो समाप्ति तिथि जो है वो है 10 अक्टूबर। तो सही जवाब इसका जो है दोस्तों सी हो जाएगा। 10 अक्टूबर जो है वो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है। और देखिए मध्य प्रदेश में हमने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी प्रकार की है, परंतु यहाँ पे जो वर्षा होती है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही होती है। और जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 80 to 90% बारिश होती है। और ये जो सर्वाधिक बारिश होती है ये जून से लेकर सितंबर तक होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में कमी होगी, कॉमन सी बात है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा। जब सूर्य दक्षिणायन होगा, सूर्य नीचे की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, तो टेम्परेचर में कमी आती है। और जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है तो टेम्परेचर में जो है वो वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि वर्षा का जो वितरण है वो मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है। देखिए जो मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण है वो दक्षिण पूर्व क्षेत्र से लेकर के ये उत्तर पूर्व नहीं बल्कि ये उत्तर पश्चिम, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम की ओर घटता जाता है, इसलिए पहला गलत हो गया। सेकंड है बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए जो बघेलखंड का पठार है यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और थर्ड है प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे जो सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है ये भी बिल्कुल
करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 और 3 सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए यहाँ पे पूछना चाहिए कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तभी हम आंसर दे सकते हैं। तो अगर पूछेगा सही नहीं है तो केवल एक जो है सही नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पे होती है, तो ये भिंड गोहद में होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बालाघाट, हमने देखा था बालाघाट में औसत सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है। तो जो बुंदेलखंड एरिया है वो मध्य प्रदेश का किस कारण से जो है वो सूखाग्रस्त रहता है। तो देखिए इसका जो सूखाग्रस्त है ये इस वजह से होता है क्योंकि सही जवाब इसका जो होगा वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा की वजह से। सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वहां से जब हवाएं चलती हैं तो वो फेरल के नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो कोरियोलिसिस बल है उसके वजह से जो ये पवनें हैं ये अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यानी ये हिमालय की जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनकी तरफ जो अच्छी खासी वर्षा कराती हैं और बुंदेलखंड का जो एरिया है ये सूखा रह जाता है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, कोल बेड मीथेन पाया जाता है। तो जो कोल बेड मीथेन है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये शहडोल जिले में पाया जाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। शहडोल जिले में जो है सोहागपुर कोल फील्ड है ये, और यहाँ पे कोल बेड मीथेन मिलता है और ये सोन नदी बेसिन में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सोन नदी बेसिन में स्थित है ये, और ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, कोल बेड मीथेन के लिए शहडोल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी में रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। देखिए जो लाल पीली मिट्टी है, देखिए पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, जो लाल पीली मिट्टी है इसका जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के अपरदन से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट एवं जो नीस चट्टाने हैं इनके जो है ये अपरदन से इसका निर्माण होता है। और इसका अन्य नाम भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम जो है इसका चलका और डोरसा है। तो ध्यान रखिएगा, चलका और डोरसा जो है इसका अन्य नाम है। और ये मध्य प्रदेश के 33% भाग पर है। तो भी ध्यान रखिएगा 33% भाग पर है ये मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के 33% भाग पे है। इसका विस्तार कहाँ पे है, तो इसका जो विस्तार है ये पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलता है, जो बघेलखंड वाला एरिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो बघेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे लाल पीली मिट्टी मिलती है। तो जो लाल पीली मिट्टी है इसमें पीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन है, तो इसमें जो पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फेरिड ऑक्साइड की वजह से जो है इसमें पीला रंग होता है। और जो इसमें लाल रंग होता है, तो लाल रंग ध्यान रखिएगा, इसमें जो फेरिक ऑक्साइड का जो हम हाइड्रेशन होता है उसके कारण जो है लाल रंग होता है। तो पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है और लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो इसका लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन जल शोधन के कारण लाल रंग उनका होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा पीली रंग के लिए वो है फेरिक ऑक्साइड। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, छिछरी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, बाई व्हाट द एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल पूछ रहा है, छिछरी नहीं, यहाँ पे कछारी मिट्टी होगी। तो कछारी मिट्टी का जो है निर्माण किसके द्वारा होता है, तो देखिए कछारी मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बाढ़ के द्वारा होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, बाढ़ के द्वारा जो है कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। और बाढ़ के दौरान होता क्या है कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने अपवाद क्षेत्र में जो बिछाई गई नई मिट्टी लेकर के आती हैं, उसी को जो है कछारी मिट्टी कहा जाता है। कछारी मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कछारी मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें किसकी कृषि होती है, इसमें गेहूँ होता है, गन्ना होता है, कपास होता है, ऐसी फसलें जो है इसमें उपजाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छिदली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे छिदली नहीं होगी, यहाँ पे भी होगी जो है छिछली काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, छिछली काली मिट्टी जो है कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो छिछली काली मिट्टी है ये लगभग 7.1% भाग पर पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, 7.1 भाग पर जो है पाई जाती है। और बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये सतपुड़ा रेंज में पाई जाती है। तो जो सतपुड़ा वाला एरिया है वहाँ पे जो है वो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है कौन जो है वो सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी मृदाएं दी हुई हैं और उनके अन्य नाम दिए हुए हैं। तो जो काली मृदा है इसका जो उपनाम है वो रेगुर मृदा है, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। और देखिए लाल पीली मिट्टी, इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया, इसका नाम जो है डोरसा मृदा इसको कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा को जो है दोमट मृदा कहा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और लेटेराइट मृदा को जो है लाल भूरी मृदा या इसको जो है सफेद मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों बिल्कुल करेक्ट हैं, सभी जो है करेक्ट हैं। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं 55 का, तो 55 का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और बताना है कौन सा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन सेम है, ये रिपीट क्वेश्चन कर दिया है। जो भी हमने 56 55 डिस्कस किया वही सेम क्वेश्चन 56 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये शाजापुर में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए शाजापुर जिले के, जिसको वर्तमान में आगर मालवा का क्षेत्र है, ये आगर मालवा का क्षेत्र है ये, इसकी तहसील सुसनेर के ग्राम सालरिया में ये स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी जो शुरुआत हुआ था वो 24 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने भूमि पूजन करके किया था प्रथम गौ अभ्यारण्य का। और ये अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का इन्हें अपितु देश का भी ये प्रथम गौ अभ्यारण्य है। तो ध्यान रखिएगा ये भारत का भी प्रथम गौ अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य में जो है गाय से प्राप्त होने वाले गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, पंचगव्य हो गया, इन सभी के इस्तेमाल पर शोध, अन्वेषण और अनुसंधान किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। शाजापुर में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए क्षारीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जो क्षारीय मृदा पाई जाती है ये कम वर्षा के कारण जो है होता है क्षारीय मृदा, जैसे इसमें जो तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये जो सभी तत्व होते हैं ये घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते हैं। इस वजह से ये मृदा की ऊपरी सतह पर ही एकत्रित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो मृदा का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक हो जाता है। तो जब पीएच मान 7 से अधिक होगा तो मृदा जो है वो क्षारीय हो जाएगी। तो इस वजह से क्षारीय मृदा हो जाएगी किन क्षेत्रों में, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए या उसके समाधान के लिए इसमें जो है जिप्सम व पायराइट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जिप्सम व पायराइट का प्रयोग जो है ये क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जहाँ पे अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में जो है वो अम्लीय मृदा होती है। तो भी ध्यान लिखिएगा उन क्षेत्रों में जो है अम्लीय मृदा होती है, और अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जो है वो चूना का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो लाल पीली मृदा होती है इसमें लाल रंग और पीला रंग किन वजह से होता है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लाल पीली मृदा है इसका विस्तार जो है वो किस जिले में है। देखिए जो लाल पीली मृदा है इसका जो विस्तार है वो बालाघाट जिले में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में जो बालाघाट जिला है उसके अंतर्गत जो है लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इस कारण जो है बालाघाट है ये सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। तो भी ध्यान रखिएगा बालाघाट जो है ये सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है बालाघाट। और हाल ही में बालाघाट का जो चिन्नौर का चावल है, ये भी ध्यान रखिएगा बालाघाट का जो चिन्नौर का चावल है इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है। तो जो काली मृदा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा जो है काली मृदा है, और इसमें जो इसका जो विस्तार है मालवा पठार के अतिरिक्त और कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए जो मालवा के अतिरिक्त इसका जो और हमें विस्तार मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नर्मदा घाटी में जो है हमें काली मृदा का विस्तार मिलता है। देखिए थोड़ा सा काली मृदा के बारे में देख लेते हैं। देखिए काली मृदा जो है इसका जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। ध्यान रखिएगा जो बेसाल्ट चट्टान होती हैं तो बेसाल्ट चट्टानों का जो अपरदन होता है इनके अपरदन के फलस्वरूप जो है काली मृदा का निर्माण होता है। इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका जो अन्य नाम है इनको रेगुर मृदा कहा जाता है, इनको रेगुर मृदा कहा जाता है, इनको कपासी मृदा कहा जाता है, चरनोजम मृदा कहा जाता है,
और ये कितने परसेंट भाग पे पाई जाती हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पे पाई जाती हैं, तो 47% भाग पे जो है ये काली मृदा पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन में पूछता है कि इनका जो काला रंग होता है, इनका काला रंग किन वजह के कारण होता है? तो इनका जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है इनका काला रंग होता है। और इसमें जो है लोहे व चूने की प्रचुर मात्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मालवा क्षेत्र के अलावा जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, यहाँ सभी पे जो है काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? टंगस्टन जो ये धातु है इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए होशंगाबाद क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। होशंगाबाद क्षेत्र जो है टंगस्टन के लिए है। टंगस्टन जो है ये इसका जो मुख्य खनिज है वो वुल्फ्राम है। तो टंगस्टन का जो मुख्य खनिज है ये है वुल्फ्राम। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य खनिज है वो वुल्फ्राम है, मतलब इसका अयस्क जो है वो वुल्फ्राम है। ये टंगस्टन और मैग्नीज की भस्मों का रासायनिक सम्मिलित रूप है। मध्य प्रदेश में जो है इसका क्षेत्र कहाँ पे है? तो होशंगाबाद का क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देखिए, लौह अयस्क में जो है मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? देखिए, लौह अयस्क में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो 5वां स्थान है। 5वां स्थान है, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। पहला स्थान किसका है लौह अयस्क के उत्पादन में? तो पहला जो है वो उड़ीसा का है। सेकंड किसका है? तो सेकंड जो है वो झारखंड का है। थर्ड किसका है? थर्ड जो है वो छत्तीसगढ़ का है। और फोर्थ किसका है? तो फोर्थ जो है वो कर्नाटक का है। और 5वें नंबर पे कौन है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। वुल्फ्राम किसका खनिज है? अपने पीछे भी हमने डिस्कस किया, ये किसका खनिज है? तो टंगस्टन का खनिज है। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। टंगस्टन का खनिज है। कहाँ पे पाया जाता है? ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो होशंगाबाद क्षेत्र में जो है ये मिलता है टंगस्टन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सेलखड़ी कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में सेलखड़ी कहाँ पे मिलता है? तो जो मध्य प्रदेश में सेलखड़ी मिलता है वो लालपुर, धारवरा और कपोड़ तीनों जगह पे मिलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सेलखड़ी को टाल्क और एस्टिएटाइट भी कहा जाता है। ये राज्य में जो नर्मदा घाटी, गोदावरी हो गया, जैसे लालपुर और धरवारा, इसके साथ ही जबलपुर जिले के भेड़ाघाट व कपोड़ से भी इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित किया था? तो मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1995 में। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। 1995 में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्रथम खनिज नीति घोषित किया था। और अभी वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है? तो अभी वर्तमान में जो है 2010 की जो है खनिज नीति चल रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम कब लागू किया गया? तो राज्य शासन के द्वारा मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1996 में। इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा। 1996 में जो है राज्य शासन के द्वारा मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम लागू किया गया। गौड़ खनिज क्या होते हैं तो भी ध्यान रखिएगा। जैसे गौड़ खनिज क्या हो गया? रेत हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इसके अलावा कंकड़ हो गया, जो इमारती पत्थर होते हैं, ये सभी जो है गौड़ खनिज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? देखिए, जो मध्य प्रदेश का रेणुकूट है वो किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो रेणुकूट कहा जाता है वो अमरकंटक को कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। अमरकंटक प्रसिद्ध है बॉक्साइट उत्पादन के लिए, भी ध्यान रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमरकंटक जो है ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अमरकंटक, और इसे जो है वो मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। गोल्ड प्लेजर कण मध्य प्रदेश में अल्प मात्रा में किस नदी में पाए जाते हैं? तो जो गोल्ड प्लेजर कण होते हैं वो मध्य प्रदेश के अल्प मात्रा में किस नदी में पाए जाते हैं? ये कण सोन नदी में पाए जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जो गोल्ड प्लेजर कण है वो सोन नदी में पाए जाते हैं। और नदियों की जो रेत होती है उसमें पाए जाने वाले स्वर्ण कणों को ही जो है गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। और जैसे अब वर्ल्ड लेवल पे देखें तो यूकान नदी, अलास्का एवं भारत में जो है स्वर्ण रेखा नदी हो गया और सोन नदी, इसमें जो है मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल? यहाँ पे देखिए नदी नहीं होगा बल्कि होगा नहीं है। तो कौन सा जो कोयला क्षेत्र है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा जो है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे सारडी है, मोहपानी है, शाहपुरा है और सोहागपुर है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, सोहागपुर। सोहागपुर देखिए जो है ये
ये कहाँ पे आता है, तो ये जो है ये शहडोल में आता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ये शहडोल क्षेत्र में आता है और ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और ये मध्य भारत का कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये मध्य प्रदेश के जो मध्य भारत है, मध्य भारत के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, ना कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सारडी आता है। सारडी कहाँ पे, तो ये बैतूल का एरिया है। मोहपानी आता है, तो मोहपानी कहाँ पे है ये, तो ये नरसिंहपुर का एरिया है ये। शाहपुरा कहाँ का है, तो ये भी बैतूल का है। इसके अलावा जो है दमुआ, छिंदवाड़ा और इकलहारा या परासिया जो पेंच घाटी का एरिया है, छिंदवाड़ा, ये सभी जो है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो डोलोमाइट है ये चूना पत्थर और मैग्नीशियम का मिश्रण है ये, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो डोलोमाइट कहलाता है। जो चूना पत्थर में अगर 10% से अधिक जो है वो मैग्नीशियम है तो उसको डोलोमाइट कहा जाता है। डोलोमाइट का प्रयोग किस में होता है, तो ये लोहा साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डोलोमाइट का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, तो लोहा साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो डोलोमाइट है ये कटनी हो गया, झाबुआ हो गया, छतरपुर जिले में जो है मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश माइनर फास्फेट प्रोड्यूस फेडरेशन, मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है? तो जो मध्य प्रदेश के जो विपणन के उत्पाद हैं उनका जो ब्रांड नाम रखा गया है वो विंध्य हर्बल्स के नाम पे रखा गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। विंध्य हर्बल्स के नाम पे जो है वो मध्य प्रदेश के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के द्वारा जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो कौन सा जो औषधि पौधा है और वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये है अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, ये सभी उपलब्ध है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इसके अलावा जो बहेड़ा हो गया, आंवला हो गया, धृत कुमारी हो गया, अफीम हो गया, गौरा मुंडी हो गया, ये सभी जो है औषधि पौधे हैं जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? कहाँ पे जो है वन विद्यालय नहीं है? तो देखिए वन विद्यालय जो है वो धार में नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए अमरकंटक में वन विद्यालय अमरकंटक जिला अनूपपुर में स्थित है। गोविंदगढ़ कहाँ पे है? तो गोविंदगढ़ रीवा जिला, यहाँ पे वन विद्यालय है। लखनादौन ये कहाँ पे है? तो जो लखनादौन है यहाँ पे जो है वानिकी प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है। तो कहाँ पे स्थित नहीं है? तो धार में नहीं स्थित। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में जो है वो 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना जो है वो 1976-77 में इसको प्रारंभ किया गया था और इसके तहत जो है प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना किस जिले में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए जो चरण पादुका योजना है इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का शुभारंभ 2018 में हुआ था और ये सिंगरौली जिले से इसका प्रारंभ किया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सिंगरौली जिले से इसका प्रारंभ किया गया था और यह योजना जो है वो तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है। तो भी ध्यान रखिएगा, जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता के संग्रहण जो करता है उनसे संबंधित जो है चरण पादुका योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? देखिए बरोदिया सिंचाई नहर जो स्थित है वो गुना जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए बरोदिया सिंचाई नहर जो है ये चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित होती है। तो भी ध्यान रखिएगा, जो चंबल सिंचाई परियोजना है उसके तहत जो है ये बरोदिया सिंचाई नहर संचालित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सीतारेव नदी का उद्गम किस जिले से होता है? देखिए जो सीतारेव नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है छिंदवाड़ा से होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। छिंदवाड़ा से जो है सीतारेव नदी का उद्गम होता है। सीतारेव नदी जो है वो नर्मदा की, ये जो है नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है ये। और इसका जो उद्गम होता है वो छिंदवाड़ा के छिंदगांव से होता है और ये नरसिंहपुर जिले के गाड़र गांव के समीप नर्मदा नदी में जो है ये मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है मालवा पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए मालवा पठार, इसका पहला है कि मालवा पठार का
ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। तो जो पठार का ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। और सेकंड है कि इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा है। और थर्ड है कि इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। और फोर्थ है कि पठार के मध्य में कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो 3 और 4 सही जवाब होगा। मालवा पठार में जो है काली मृदा की अधिकता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और पठार के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो मालवा के पठार से जो है कर्क रेखा गुजरती है जो इसके जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 3 और 4 जो है वो सही है। देखिए जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मालवा का पठार स्थित है और इसकी जो चोटी है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी चोटी जो है सिद्ध बाबा नहीं है, बल्कि इसकी जो चोटी है वो जना पाव है, धजारी है और सिगार है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो जना पाव है, धजारी है और सिगार है, और ये तीनों ही चोटियां कहाँ पे स्थित है? तीनों ही चोटियां जो है वो इंदौर जिले में स्थित हैं। और फाहियान ने जो है मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु जो है मालवा के पठार को कहा है। किसने? तो फाहियान ने कहा है, जो चीनी बौद्ध यात्री था। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है वो मालवा का पठार है। ये मध्य प्रदेश का 28% है। ध्यान रखिएगा, जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश का 28% है। और इसको जो है वो गेहूं की डलिया कहा जाता है, बास्केट ऑफ वीट्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं की डलिया जो है मालवा के पठार को कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे मालवा के पठार के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सत्य है? तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा पूछ रहा है। देखिए जो इसकी उत्तरी सीमा है वो चंबल नदी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरी सीमा जो इसकी चंबल नदी है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो ताप्ती नदी है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और पूर्वी सीमा जो है वो मैकाल पर्वत है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका जो पश्चिमी सीमा है वो अरावली पर्वत है। पश्चिमी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो इसका पश्चिमी सीमा है वो है अरावली पर्वत। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में तीनों ही करेक्ट है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। बघेलखंड पठार के बारे में विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे बघेलखंड का पठार के बारे में बताना है। तो देखिए बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 9% भाग पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश के 9% भाग पे स्थित नहीं है, बल्कि ये 7% भाग पे स्थित है। इस वजह से पहला गलत हो गया। और इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियां प्रवाहित होती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो बघेलखंड का पठार है इसमें जो है सोन, जोहिला, बनास और गोपद नदियां प्रवाहित होती हैं। और इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो बघेलखंड का पठार है ये सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, रीवा हो गया, शहडोल हो गया, इन सभी जिलों के अंतर्गत जो है वो आता है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, देखिए जो मध्य प्रदेश है ये मुख्य रूप से पठारी भाग है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, पठारी भाग है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो कौन सा स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियां जो है विसर्जित की गई थी? तो ये तिलवारा घाट जबलपुर में विसर्जित की गई थी। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में जो है महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। और आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी जो है वो 3 बार जबलपुर में रुके थे और निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण भी उन्होंने जो है वो किया था। तिलवारा घाट पर 1939 में जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने एक विशाल जन समूह को संबोधित किया था। तब से इस स्थान को जो है तिलक भूमि के नाम से जाना जाता है। तो भी ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो तिलक भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? तो यहाँ पे बताना है जो विशेषताएं दी हुई हैं किस नदी की हैं। तो इसका उद्गम जो है काली भीत पहाड़ियों से होता है। सेकंड है कि ये नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। थर्ड है गांधी जी का जो सेवाग्राम आश्रम है इसी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बात किया जा रहा है वर्धा नदी के बारे में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। वर्धा नदी जो है इसका उद्गम जो है कालीभीत पहाड़ियों से होता है, जो कि कहाँ पे है? तो ये बैतूल जिले में है। तो जो है इसका बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। और ये महाराष्ट्र में जाकर जो है वो वेन गंगा से मिल करके जो है वो प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। और गांधी जी का जो सेवाग्राम आश्रम है वो यहीं पे स्थित है। इसके अलावा जो पवनार आश्रम है वो भी जो है वर्धा नदी के तट पे ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर और शिवपुरी ये ग्रीड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ग्रीड क्षेत्र ये उत्तर का मैदान के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ग्रीड क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी और ग्वालियर की जलवायु आती है।
ग्रिड क्षेत्र क्या होता है? ग्रिड क्षेत्र होता है यहाँ पे एक विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु मतलब ग्रीष्म में अधिक गर्मी होगी और शीत ऋतु में अधिक जो है वो ठंडा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को टोटल जो है वो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है, तो जो वन्य जीव प्रबंधन होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना शामिल होता है, शिकार की रोकथाम, जानवरों की जनगणना गिनती की जाती है, अस्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है वो वन्य जीव प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? तो कौन सा जो है वो राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? देखिए तेंदुपत्ता है, कुल्लू गम है और साल बीज है, परंतु जंगली घास नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, कुल्लू गम। कुल्लू गम का प्रयोग किस में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, पीछे इसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? तो जो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है ये कहाँ पे लागू है? तो ये लागू है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है, लागू है ये योजना। ये क्या है कि ये मध्य प्रदेश का एक जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 2017 में इसमें जो है अपना शुभंकर जारी किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 2017 में इसने अपना खुद का मैस्कट जारी किया था, उसका नाम था भूर सिंह द बारासिंगा। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो डिजाइन किया था वो रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है ये विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है इसको लागू किया गया है। इसके तहत होगा क्या? जंगल गलियारा के निर्माण किया जाएगा पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो जो जागरूकता केंद्र है वो राला मंडल में, इंदौर में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है इसको इंदौर रीजनल पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ये जो रीजनल पार्क है ये इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको विकसित किया गया है और 2003 से जो है इसको जनता के लिए खोल दिया गया है। और इस पार्क में जो है भूल भुलैया है, फाउंटेन आकर्षण के साथ ही झील में मिनी क्रूजर, मालवा क्वीन मुख्य रूप से जो है वो आकर्षण है। कहाँ का? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, जिसको इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना में मिलती है? तो जो बेतवा नदी है ये यमुना में कहाँ पे मिलती है? तो ये हमीरपुर में मिलती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, हमीरपुर में मिलती है। देखिए जो बेतवा नदी है इसका पौराणिक नाम क्या है? तो इसका पौराणिक नाम जो है वो वेत्रवती है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका पौराणिक नाम जो है वो वेत्रवती है। और इसको जो है प्रदूषण के कारण जो है बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरल नाला आपको कहाँ पे मिलता है? तो देखिए जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करेंगे तो आपको जो मूरल नाला है ये मिलेगा बालाघाट जिले में। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, बालाघाट जिले में जो है मूरल नाला मिलेगा। और ब्रिटिश काल में जो है 1936 में सिंचाई टैंक का यहाँ पे जो है निर्माण किया गया था। तो ये क्या था? बेसिकली एक सिंचाई टैंक था जिसका निर्माण जो है 1936 में किया गया था ब्रिटिश काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए जो दर्दी जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पे स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। दर्दी जलप्रपात जो नर्मदा नदी पे स्थित है और ये किस जिले में बनता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो खंडवा जिले में जो है दर्दी जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। राता पानी बांध में स्थित है। तो देखिए जो राता पानी बांध है ये किस जिले में स्थित है? तो ये जो है रायसेन जिले में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, रायसेन जिले में जो है राता पानी बांध स्थित है। राता पानी जो वन्य जीवन को सहारा देने वाला प्रमुख जल स्रोत है ये, और ग्रीष्म काल में जल की कमी के चलते जो है यहाँ वन्य जीवन सिमट जाता है। और मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले की सीमाओं तक ये फैला हुआ है राता पानी अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। तो सर्वाधिक तापमान है मध्य प्रदेश में ये कहाँ पे अंकित किया जाता है? तो ये गजबा सौदा में अंकित किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, गजबा सौदा में जो है 48.7 डिग्री जो है ये टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे कम होता है वो शिवपुरी में मापा गया है। तो भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो है वो शिवपुरी में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं
96 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक हैं। तो जो मध्य प्रदेश में जो औसत तापमान को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी से निकटता नहीं होगा, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, इसका बी सही जवाब होगा। जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के एकदम बीच से गुजरती है, इसी वजह से जो है वहाँ का औसत तापमान जो है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा जो है और भी कारक है, जैसे समुद्र तट से दूरी हो गया, अक्षांशीय स्थिति हो गया, औसत ऊंचाई हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, धरातली स्वरूप हो गया, वायु की दिशा हो गई। ये सभी मिलकर के जो है वो मध्य प्रदेश के तापमान को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो किस जलवायु को सम जलवायु कहते हैं? तो मालवा के पठारों कहते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा। हमने पीछे डिस्कस किया था, जो चीनी यात्री था फाहियान, उसने जो है मालवा की जलवायु को जो है विश्व में सबसे अच्छी जलवायु का संज्ञा दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? जो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो पचमढ़ी है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। पचमढ़ी को जो है वो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रदेश का जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था इसको, पचमढ़ी को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वन राजिक महाविद्यालय कहाँ है? तो प्रदेश का पहला जो है वन राजिक महाविद्यालय जो है वो बालाघाट में। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, बालाघाट में है। इसको जो है 1979 में जो है स्थापना किया गया था, और 1980 में जो है महाविद्यालय बैतूल की स्थापना किया गया था। तो बैतूल का कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था, और 79 में जो है वो बालाघाट में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, ये टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? देखिए जो कत्था प्राप्त होता है खैर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। जो खैर वृक्ष के जो बीच की लकड़ी होती है, जिसको हर्टवुड कहा जाता है, इससे जो है कत्था बनाया जाता है। और जो कत्था बनाने का जो कारखाना है वो शिवपुरी तथा मुरैना, बानमोड़ मुरैना में जो है कारखाना लगाया गया है। तो इसी के साथ जो है ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।